नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देशवासियों को संबोधित किया और कहा कि सोना और चांदी 1 साल तक मत खरीदो, फॉरेन ट्रिप्स को कट कर दो, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करो, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक पैनिक जैसी सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो गई। क्योंकि जिस तरह से ईरान वॉर चल रहा है और होर्मुज का जो इफेक्ट आया है, सरकार कहीं कहीं अपना पैसा बचाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि सब्सिडीज़ में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। पहले पेट्रोल और डीजल पर टैक्सेस काफ़ी हाई थे, तो वहाँ से कुछ कमाई हो जाती थी, लेकिन अब उसको भी कम करना पड़ा और उल्टा अब पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों के बीच एक बहुत बड़ी खबर आती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बार जो अमाउंट ट्रांसफ़र कर रही है सरकार को, वो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। आप खबर देख सकते हो, RBI डिक्लेयर्स रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड टू कुशन वॉर शॉक। इसका मतलब आप रुपए में भी कह सकते हो 2.87 ट्रिलियन रुपए। मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ, रुपए की बात कर रहा हूँ। इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि RBI ये ट्रांसफ़र क्यों कर रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है और क्या इससे भारत की इकोनॉमी को सपोर्ट मिल सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि RBI ने अनाउंस क्या किया है। RBI का जो सेंट्रल बोर्ड है, देखिए कोई भी कंपनी हो उसके अंदर एक बोर्ड होता है जो मेजर डिसीजंस लेता है। उसी तरह RBI का भी सेंट्रल बोर्ड है। उन्होंने यहाँ पर सरप्लस ट्रांसफ़र अप्रूव किया है। जैसे कोई कंपनी होती है, मान लीजिए आपने रिलायंस या SBI का शेयर लिया हो, तो जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है। मतलब जो प्रॉफिट हुआ है उसका कुछ हिस्सा कंपनी ग्रोथ में लगाती है और कुछ शेयर होल्डर्स को दे देती है। तो इस बार RBI ने 2.87 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करने का डिसीजन लिया है। अब सवाल ये है कि RBI को ओन कौन करता है। RBI की 100% ओनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इसलिए जो भी डिविडेंड होगा वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही मिलेगा। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखोगे तो पहले इतना ट्रांसफ़र नहीं होता था। 2016 से 17 में सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए के आसपास ट्रांसफ़र हुआ था। 2018 से 19 में एक बड़ा जंप आया था, लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए। फिर दोबारा अमाउंट कम हो गया, लेकिन 2022 के बाद से लगातार बड़े ट्रांसफ़र्स देखने को मिल रहे हैं। 2023 से 24 में 2.11 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुआ, 2024 से 25 में 2.69 लाख करोड़ रुपए और अब 2025 से 26 में RBI ने रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करने का डिसीजन लिया है। आज तक इतना बड़ा ट्रांसफ़र कभी नहीं हुआ। अब इसको समझने से पहले एक बेसिक चीज़ समझिए, क्या RBI एक नॉर्मल बैंक है? बिल्कुल नहीं। RBI एक सेंट्रल बैंक है। भारत की मॉनेटरी पॉलिसी, करेंसी मैनेजमेंट, बैंकिंग रेगुलेशन, फॉरेक्स रिजर्व मैनेजमेंट, ये सब RBI हैंडल करती है। RBI कमर्शियल बैंक की तरह सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, लेकिन जो ऑपरेशंस RBI करती हैं उनसे ऑटोमेटिक प्रॉफिट जनरेट होता है और वही प्रॉफिट का एक हिस्सा गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 47 के हिसाब से RBI पहले अपना इमरजेंसी रिजर्व और बफर मेंटेन करती है। उसके बाद जो सरप्लस बचता है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसको सरप्लस ट्रांसफ़र, डिविडेंड पे आउट या प्रॉफिट ट्रांसफ़र, सब एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। अब सवाल आता है कि RBI पैसा कैसे कमाती है। बहुत लोगों को लगता है कि RBI सिर्फ नोट छापकर पैसा कमा लेती है। हाँ, उसमें भी अर्निंग होती है। मान लीजिए 500 रुपये का नोट छापने में 5 रुपये का खर्चा आया, तो बाकी वैल्यू इनडायरेक्टली सिस्टम अर्निंग बन जाती है। लेकिन RBI की कमाई का असली सोर्स कुछ और है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। भारत सरकार बॉन्ड्स इशू करती है और RBI उनमें इन्वेस्ट करती है। उन बॉन्ड्स पर RBI को इंटरेस्ट मिलता है। फिर फॉरेक्स रिजर्व्स। RBI के पास बहुत सारे डॉलर, यूरो एसेट्स और गोल्ड रिजर्व्स होते हैं। इनको मैनेज करते वक्त RBI को इन्वेस्टमेंट इनकम और इंटरेस्ट इनकम मिलती है। फिर फॉरेक्स मार्केट ऑपरेशंस। जब रुपया वीक होता है या डॉलर का रेट बढ़ता है, RBI डॉलर बाइंग और सेलिंग करती है, उस डिफरेंस से भी प्रॉफिट होता है। कमर्शियल बैंक्स भी RBI से रेपो ऑपरेशंस के थ्रू बोरोइंग करते हैं, उससे भी RBI को इंटरेस्ट इनकम मिलती है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बाइंग सेलिंग से भी RBI को प्रॉफिट होता है। अब सवाल ये है कि इस बार इतना ज़्यादा प्रॉफिट कैसे हो गया। सबसे बड़ा रीज़न है रुपए डिप्रिसिएशन। रुपए बहुत वीक हुआ है। पहले $1 लगभग 85 से 86 रुपए था और अब 96 से 97 रुपए के आसपास पहुंच गया। सोचिए, RBI ने पहले सस्ता डॉलर खरीदा था और अब महंगा डॉलर सेल कर रही है, तो बीच का जो डिफरेंस है उससे मैसिव प्रॉफिट हुआ है। दूसरा रीज़न है ग्लोबली हाई इंटरेस्ट रेट्स। RBI अपना बहुत सारा रिजर्व US ट्रेजरी बॉन्ड्स और यूरोप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है। क्योंकि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स हाई थे तो RBI को वहाँ से भी ज़्यादा रिटर्न मिला। तीसरा रीज़न है RBI बैलेंस शीट ग्रोथ। इस बार RBI की बैलेंस शीट लगभग 20% बढ़कर
91 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। एसेट्स बढ़े, अर्निंग्स बढ़ी और इसी वजह से ग्रॉस इनकम में भी लगभग 26% ग्रोथ देखने को मिली। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। पहले आरबीआई पर ऑब्जेक्शंस लगते थे कि गवर्नमेंट प्रेशर डालकर ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करवा रही है, इसलिए 2019 में बिमल जलाल कमेटी बनी थी। कमेटी ने रेकमेंड किया था कि आरबीआई को अपनी बैलेंस शीट का 4.5% से 7.5% तक कॉन्टिनेजेंसी रिस्क बफर रखना चाहिए। इस बार आरबीआई का कहना है कि उसने 6.5% बफर मेंटेन किया है और उसके बाद जो पैसा बचा वही गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया गया। अब सवाल ये है कि इसकी टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दुनिया भर में टेंशन्स चल रहे हैं। ईरान वॉर, इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, गल्फ शिपिंग रूट टेंशन, ऑयल सप्लाई डिसरप्टेंट्स, शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ऐसे टाइम पर आरबीआई का ये डिविडेंड गवर्नमेंट के लिए शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर सकता है। सबसे पहला इम्पैक्ट, फिस्कल डेफिसिट कम हो सकता है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। नॉर्मली गवर्नमेंट को डेफिसिट कवर करने के लिए बोरिंग करनी पड़ती है, लेकिन अगर आरबीआई पैसा ट्रांसफ़र कर रही है तो गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा बोरो नहीं करना पड़ेगा। इससे फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रह सकता है। दूसरा इम्पैक्ट, गवर्नमेंट बोरोइंग कम होगी। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ सकती है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट प्रेशर में आती है सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कट करती है। लेकिन हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स जैसे प्रोजेक्ट्स इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करते हैं और जॉब्स जनरेट करते हैं। अगर आरबीआई सपोर्ट दे रही है तो गवर्नमेंट शायद इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को कंटिन्यू रख। इसके अलावा वेलफेयर स्पेंडिंग, एलपीजी सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, एमजीएनआरईजीए, फूड सिक्योरिटी स्कीम्स, इन सब में भी गवर्नमेंट को सपोर्ट मिल सकता है। और इनडायरेक्ट वे में रुपया स्टेबिलिटी भी इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल दिखेगा, इन्वेस्टर रुपये का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बॉन्ड मार्केट भी स्टेबलाइज हो सकता है। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। काफ़ी डिस्कशन चल रहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा और आरबीआई रेपो रेट बढ़ा सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को आरबीआई से सपोर्ट मिल गया तो इन्फ्लेशन प्रेशर थोड़ा कंट्रोल में आ सकता है। हो सकता है आरबीआई रेपो रेट को एग्रेसिवली ना बढ़ाए और ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि रेपो रेट बढ़ने से लोन्स महंगे हो जाते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है। लेकिन जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इतना बड़ा ट्रांसफ़र देखकर कई एक्सपर्ट सवाल भी पूछ रहे हैं, क्या गवर्नमेंट का प्रेशर आरबीआई पर बढ़ रहा है? आरबीआई का कहना है कि सब फॉर्मूला के हिसाब से हुआ है, लेकिन फिर भी इस पर डिबेट चलती रहेगी। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में समझ आ गया होगा कि आरबीआई ने इतना बड़ा डिविडेंड ट्रांसफ़र क्यों अनाउंस किया है और इसका इंडिया की इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।